हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो सबसे फर्स्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इस ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को समझने के लिए एक वीक एसिड पर कंसीडर करते हैं। वीक एसिड वह एसिड होता है जो पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वीक एसिड का। CH3COOH, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है। इसे H प्लस, ये दो अपोजिट आयंस में डिसोसिएट होगा, H प्लस और CH3COO माइनस, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। ये वीक एसिड है और वीक एसिड कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो हमने मान लिया कि इस वीक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है, C मोल पर लीटर। तो अभी ये डिसोसिएशन नहीं स्टार्ट हुआ, तो इन सभी का कंसंट्रेशन 0 होगा। अब मान लेते हैं कि अब इनका डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया। तो जब डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया तो अभी हमने बताया कि जो एसिड वीक होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होते हैं। तो CH3COOH आयोनाइज तो हो गए, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। यानी CH3COOH अनडिसोसिएटेड फॉर्म में उनके कुछ न कुछ अमाउंट, कुछ न कुछ मोल बचे रह जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है कि इसके कितने मोल डिसोसिएट हो गए और कितने मोल बचे रह गए। हाँ, लेकिन ये पता है कि इसके हमने इनिशियली C मोल पर लीटर हमने ले रखा है। तो जब C मोल पर लीटर हमने कंसंट्रेशन ले रखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ तो इसके x मोल डिसोसिएट हो गए इन इक्विलिब्रियम। हमने माना इसका x मोल डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ बचे कितने? इनिशियली थे कितने? C। अब इसका डिसोसिएट कितना हुआ? x। x किसका डिसोसिएट हो गया? C का, यानी CX। अब आप देखिए इसके जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही इधर बनेंगे, यानी इसका CX डिसोसिएट हुआ तो इसका भी बनेगा CX, इसका भी बनेगा CX। अब हम लोग देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इस वीक एसिड का, तो वो हो जाएगा Ka इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। इसे हम लोग अल्फा भी मान सकते हैं, इसे अल्फा ही मैं यहाँ मान लेता हूँ, अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अब यहाँ से Ka इक्वल टू इतने हो गए डिवाइडेड बाय इसके कंसंट्रेशन, C कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस अल्फा, ये सॉरी यहाँ पर पहले लिख लीजिए इसका CH3COOH का मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो अल्फा है वह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस अल्फा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Ka इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन C अल्फा इंटू एसीटेट आयन कंसंट्रेशन C अल्फा डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन C कॉमन ले लीजिए 1 माइनस अल्फा, ये C और C कैंसिल इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस
अल्फा। यदि ऐसा वो मान लेते हैं, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन बहुत कम हो गया, तो डिसोसिएट हुआ सही बात है, लेकिन बहुत कम हुआ, तो ये हमने मान लिया कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ 1 होगा। तो ये अल्फा कम होने के कारण 1 में से अल्फा को, चूंकि ये बहुत छोटा पार्ट है, इसलिए इसे आप इसमें से सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो अप्रॉक्स 1 के ही बराबर आएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बोरी में चावल है, उसमें आप 2-4 दाना उसमें से आप निकाल लीजिए, तो उसमें कोई पता ही नहीं चल पाएगा कि उसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ या नहीं। तो बहुत इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो देयरफॉर के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये तो 1 होगा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय सी का रूट अंडर। This is equation number 1. This equation is called Oswald dilution equation. Equation 1 is called Oswald equation. And according to this equation, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ वीक एसिड। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो फ्रॉम equation 1 it's clear that Oswald dilution law may be stated as the degree of dissociation of a weak acid, और इसे इलेक्ट्रोलाइट भी कर सकते हैं, electrolytes is inversely proportional to a square root of concentration. It is called Oswald dilution law। इसी को हम लोग ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड, ठीक है, and the molar concentration, initial concentration of this electrolyte के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बारे में ये बताता है, और इसी स्टेटमेंट को कहते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, strength of acid, strength of acids।
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स फॉलोइंग पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड कौन है जो H प्लस आयंस फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब हमारे पास दो एसिड्स हैं, उसमें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है पता कैसे चलेगा? तो उनमें से वह एसिड, ठीक है, जो पर मोल जितनी अधिक H प्लस आयन को फर्निश्ड करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करेंगे, डिसोसिएट होने के बाद मिलेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स फर्स्ट on the number of hydrogen ions present in solution, present in aqueous solution। कि उस aqueous solution में कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। यदि हाइड्रोजन आयंस ग्रेटर एक्सटेंट में प्रेजेंट होगा तो वो उतनी ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ pK, on the value of Ka, on the value of Ka. Ka is called dissociation constant of acid, dissociation constant of an acid। किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पे वो डिपेंड करता है, ये होता है K होता है, और इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए इस पे कैसे डिपेंड करता है इसको देखते हैं। इसके लिए भी मैं कोई एक एसिड लेता हूँ, जैसे मान लिया अभी हम लोगों ने लिया था एक वीक एसिड मैं लेता हूँ CH3COOH, और इसको मैं वाटर में ऐड कर देता हूँ। तो ये वीक है, तो ये क्या बना लेंगे CH3COO माइनस एक्वस और प्लस H प्लस बना लेंगे एक्वस। अब इसके लिए हम लोग K इक्वल टू निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये सारे एक्वस हैं, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस, एसिटिक एसिड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर का मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है, तो इसे आप यहाँ भी लेंगे तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है और ये दोनों मिल गए, तो इसको हम लोग कहते हैं Ka इक्वल टू CH3COO एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH कंसंट्रेशन। अभी आपने पहले वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये समझा था कि जो एसिड होती है उसकी स्ट्रेंथ नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए H प्लस आयंस ज्यादा होंगे तो K की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मींस एसिडिक नेचर, ठीक है, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, therefore it can be written as Ka would be directly proportional to hydrogen ion concentration, and hydrogen ion concentration is directly proportional to a strength of an acid, a strength of an acid. It means we can say that Ka is directly proportional to acidic strength, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग किसी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें K की वैल्यू यदि पता हो तो, और यदि हमारे पास दो एसिड हो, दोनों के लिए K की वैल्यू गिवन हो,
और ऐसा पूछा जाए इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अब देख लेंगे कि के की वैल्यू किस एसिड के लिए ज़्यादा है और वही एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ये हम लोगों ने उस एसिड की बात की है जो मोनोबेसिक एसिड्स हो। यदि एसिड की बेसिसिटी ज़्यादा हो, डाइबेसिक हो, ट्राइबेसिक हो, यानी पॉलीप्रोटिक एसिड्स हो, जैसे ये एसिड क्या हुआ, ये प्रोटॉन भी देता है ना, इसको प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन भी कहते हैं ब्राउनस्टीन लॉरी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे भी एसिड होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं देते हैं, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड यदि होते हैं आपको, यानी वह एसिड जो कि ज़्यादा नंबर में H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं, तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स उसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसको देखते हैं। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अब हम लोग देखते हैं। हमने मान लिया हमारे पास कोई पॉलीप्रोटिक एसिड्स है, जैसे मैं जनरली ले लेता हूँ H2A है और ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स है। अब ये H2O को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये बन गया एक्वस। तो ये सबसे पहले ये एक बार में मान लेते हैं ये H प्लस डोनेट किया और फिर ये HA माइनस बनाया, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये फर्स्ट स्टेप में। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या करता है कि HA माइनस दूसरे स्टेप्स में, इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 2 बच गए। फिर से ये डोनेट किए तो ये बन गया फिर H प्लस एक्वस और ये प्लस HA माइनस, और मान लेते हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। नेक्स्ट स्टेप में अभी और भी यहाँ H है, तो ये HA एक्वस, फिर से ये क्या किए कि H प्लस को डोनेट किए और एक्वस बनाए और प्लस A माइनस एक्वस, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। तो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा देयरफॉर Ka फॉर दिस पॉलीप्रोटिक एसिड that will be equal to K1 into K2 into K3 के बराबर होंगे, ऐसा। इसे इक्वेशन नंबर 2 यानी ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड्स की Ka की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे इन डिफरेंट स्टेप्स में, ठीक है। ये पहले A1H पहले सारे रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यदि गिवन हो और इसके लिए आपको K की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके लिए Ka की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और फिर पता लगा लेंगे कि कौन से एसिड्स, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं तो फिर उसमें हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन से एसिड्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, K का वैल्यू ज़्यादा है। और जब K का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर आप पता कर सकते हैं कि कौन से एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बेस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। According to Arrhenius, those substances are said to be bases that can furnish hydroxyl ions in aqueous solution. तो आर्हेनियस की डिफिनेशंस पर कोई हम लोग लेकर चलते हैं, तो देखिए now our topic is a strength of base. Base or bases.
A strength of base according to Arrhenius theory, it depends, first point, it depends on the number of hydroxyl ions present in solution. If any one base provides or furnished in a greater extent of hydroxyl ions, that is the stronger acids in the respect that would be the stronger base in the respect of that bases that furnished hydroxyl ions in a smaller extent in aqueous solution. It means more is the hydroxyl ions in aqueous solution, more is the basic strength, and less is the hydroxyl ion concentration in aqueous solution, less is the basic strength. So first point, in first point it's clear that basic strength depends on the number of hydroxyl ion concentration in aqueous solution. Greater is the number of hydroxyl ion, greater is the basic strength. Next, second, it is also directly proportional to the base constant. It is directly proportional to the value of Kb, dissociation constant of a base. Dissociation constant of बेस. एज पर एग्जाम्पल, इसके लिए हम लोग कोई बेस लेते हैं. तो देखिए कोई बेस लेते हैं, मान लिया हम लोग ले लेते हैं NH4OH, ये एक बेस है. एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये बना लिए NH4 प्लस OH माइनस, ये सारे एक्वस हैं. Therefore Kb equal to molar concentration of NH4 plus and molar concentration of OH minus, ये सारे aqueous ही हैं, divided by molar concentration of ammonium hydroxide. अब आप यहाँ देखिए Kb equal to ammonium ions, hydroxyl ions, ammonium hydroxides यहाँ पर होगा. अब यहाँ से देखिए, तो अभी आपने देखा था कि हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन पर स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड करता, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर Kb is directly proportional to the concentration of OH minus and this one is directly proportional to the basic strength. It means higher is the value of Kb, higher is the strength of a base. इससे ये क्लियर हो जाते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यदि हमारा जो बेस है वो पॉलीबेसिक हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहले के जैसे वो पॉली एसिडिक था, वो एसिड था, पॉलीबेसिक था, और ये पॉली एसिडिक बेस हो तो क्या हो. तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास BOH, या यहाँ ABCD, ये बोरोन नहीं है, ये चलिए इसको मैं ऐसे मानेगा XOH होल थ्राइसो, ये एक्वस सॉल्यूशन. अब इसको आप आयोनाइज करते हैं तो ये बनेगा XOH होल ट्वाइस प्लस OH माइनस यहाँ प्लस. नेक्स्ट स्टेप में XOH होल ट्वाइस एक्वस है, ये आयोनाइज होंगे तो ये बन जाएंगे XOH2 प्लस OH माइनस. यहाँ से फर्दर फिर ये आयोनाइज होंगे XOH2 माइनस एक्वस, इट गिव्स X3 प्लस OH माइनस. ये सारे एक्वस हैं.
इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो, इसके K2 हो और इसके K3 हो। तो लाइक इन केस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, same idea is used here to determine the strength of this base. K would be equal, Kb would be equal to K1 into K2 into K3, or in this way we can calculate the strength of base. So these are the method ये after ये funda for the calculating or for the knowing of the strength of acid and bases. There is one more technique, one more terms on which the acidic and basic strength is depends. चलो उसको भी मैं डिस्कस ही कर देता हूँ। नेक्स्ट इसमें लिख देता हूँ, एक फोर्थ पॉइंट है PKB also decides the basic strength. तो PKB और acid PKB is directly proportional to 1 by basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये PKB की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और एसिड वाले में भी उसी तरह का होगा। एसिड वाले में भी आप एक लिख सकते हैं, फॉर एसिड के लिए ऐसा हो जाएगा PKA would be directly proportional to 1 by acidic strength. यानी PKA की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, और PKB की वैल्यू जितनी कम होगी बेस का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो ये था मेथड्स टू डिसाइड्स द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के की वैल्यू, PKA की वैल्यू यदि गिवन हो तो उसे देखकर आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। ये जो एसिड की स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट करने के तरीके पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअली में एसिड जो होता है वह दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड्स। तो इस एसिड्स को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एसिड और बेस को। तो पहले एक एक करके देखते हैं। एसिड्स हैविंग टू टाइप्स on the basis of dissociation. First one is a strong acid, other one is weak acid. Those acids are said to be strong that dissociated completely dissociated. And weak are those acids that do not dissociate completely but partially. They partially dissociate. तो जो एसिड हो गए वो दो टाइप के हो गए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं और वीक एसिड जो पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे हमें उसके कौन कौन से होते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। फिर एक बेस के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक इसी तरह बेस भी जो होते हैं वह दो पार्ट में उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस and other is weak bases. In next lecture we will study in detail about the strong acid, weak acid and strong bases and weak bases. So today's thanks to all.